वेलकम फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज भी हम फिर से लेके आ गए हैं एमसीक्यू। और जैसा कि कल आपने फिजिक्स का पहला पार्ट देखा था और आज फिजिक्स का हम दूसरा पार्ट लेकर के आए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नहीं। और 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को जो है हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद दूसरा टॉपिक चालू होगा। और अभी जैसे कि इसमें मैंने कल यांत्रिकी से संबंधित अभी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैकेनिक्स से यानी कि यांत्रिकी से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने पहले ही आपको शो कर दिया था कि फिजिक्स में भौतिक विज्ञान, न्यूटन के गति के नियम भी रहेंगे इन क्वेश्चन में, बल भी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण भी रहेगा, इसके अलावा थोड़ा बहुत आवर्तकाल और इनसे जुड़े हुए जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस पे भी पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम लेकर के आज आए हुए हैं। पर्टिकुलर देखिए, अभी ये होता था कि एक ही स्लाइड में 3 क्वेश्चन में रख देता था और 3 क्वेश्चन में क्या है, कुछ होशियार ऐसे हैं जो थोड़ा सा होशियार, मतलब ये मैं नहीं वो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया फिर तुरंत दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया तो उसका भी आंसर वहाँ पे कर दिया। लेकिन मैंने क्या किया है कि आज जो है मैंने एक स्लाइड में केवल एक क्वेश्चन रखा है। जैसे सभी लोग जब एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तभी आपको दूसरा क्वेश्चन शो होगा, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने की। और जो भी आपके डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर जो है जाके करें कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। तो उसके ऊपर जो है जब टॉपिक बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अपन एक सेशन रख के वीडियो का लगभग 30 मिनट का वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो जो डाउट होंगे उन पूरे टॉपिक्स को हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें थंबनेल में देख लीजिए, न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है, बल से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो भी एप्लीकेशन बेस के भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पर्टिकुलर स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी लोग लाइव अभी देख रहे हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोगों में अपने जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे जाके शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आएँ और सवाल के जवाब दे सकें। और साथ में आपको पहले तो सबसे पहले काम करना है कि वीडियो बाद में देखें, पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम डेली के डेली 6 बजे वीडियो को अपलोड करते हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो जान ले, जल्दी ही वैकेंसी की न्यूज़ आने वाली है, उनका जो पेपर है वो होने ही वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत रोके। अगर आप ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान है। स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला सेशन। और पहला सेशन में जो है हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। जल्दी आंसर करें इसका, आपके पास 7 सेकंड का समय है। बिल्कुल, और सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैं आंसू सर से निवेदन करता हूँ सभी जगह सभी ग्रुप में जो है लिंक शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन सेशन में बहुत सारे लोग जुड़ जाएं और इसका जल्दी से जल्दी आंसर करें। जल्दी बताइए, एक झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है एक लड़की और उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर मैं आपसे बता दूं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उस लड़की यानी कि उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो दोलन है यानी कि झूला जो दोलन कर रहा है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है और आरबी में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो फिर से बताएं कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनता है, आप कुछ नहीं कह सकते, तो आपने सीधा आंसर दे दिया कि भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है ना। इसका सही आंसर करिए जल्दी, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए जल्दी, बिल्कुल फास्ट। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कम हो जाएगा। ठीक है, तो मेज का जो कोणीय वेग होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, है ना। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, ऑप्शन नंबर ए त्वरण 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या ऑप्शन डी भार 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, त्वरण 2 गुना हो जाता है, कि गतिज ऊर्जा 2 गुनी होती है, कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी होती है, कि भार 2 गुना होता है। बिल्कुल क्लियर आंसर करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा, यदि आपने वेग वगैरह पढ़ा है, गतिज ऊर्जा का पढ़ा है, तो इसका सही आंसर आपको मालूम होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया आरआरबी का क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ व्यापम, एसएससी, आरआरबी और कभी कभी एमपीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। सबसे पहले तो लाइव चैट हटा के लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। यूट्यूब वाले ने अभी एक नया सिस्टम लागू कर दिया कि आपके लाइक तो दिखाई देंगे लेकिन डिसलाइक नहीं दिखाई देगा, और हो सकता है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का कोई ऐसा विशेष प्रावधान रहा हो, क्योंकि मन की बात वो करते हैं तो लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आते हैं। इस वजह से जो है उन्होंने डिसलाइक को, यूट्यूब वाले को बोल के डिसलाइक का वही हटा दिया कि कितने भी डिसलाइक आप कर लो लेकिन दिखाई नहीं देंगे। केवल वही देख सकता है जो यूट्यूब चलाता है, वो अपने सेक्शन में जाके उसे देख सकता है। ठीक है, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दूं, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, ऑप्शन ए कहता है कि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी दोनों गलत है। जल्दी आंसर करें, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जल्दी बताएं, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, बताइए। प्रशांत जी, प्रशांत सर को नमस्कार। प्रशांत सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट भी इस समय कम आ रहे हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। आप बहुत कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी स्टूडेंट इस समय कम आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी, बिल्कुल फास्ट। क्या होगा इसका आंसर, आपका समय दोस्तों समाप्त होता है। इसका आप सही आंसर मैं बता दूं, यदि किसी पिंड के द्रव्यमान में तथा भार में अंतर होता है, उसका सही रीज़न है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। ठीक है ना। तो देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान भार में अंतर क्यों होता है, क्योंकि द्रव्यमान तो स्थिर होगा लेकिन भार परिवर्तनीय होता है, परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के गति का नियम पूछा गया है इसमें। फिर से सुन लीजिए कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा नियम है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, बताइए जल्दी। न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम है, या ऑप्शन बी न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम है, या ऑप्शन सी न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम है, या ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक का नियम है। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा। यदि कोई वस्तु इसका
कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, और तब तक परिवर्तित नहीं होगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो बताइए न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? देखिए ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि गैलीलियो ने गति का नियम नहीं दिया था। गैलीलियो ने क्या दिया था? तो गैलीलियो ने उस नियम को जड़त्व का नियम कहा था। तो बताइए कौन सा नियम? इतनी हिंट देने के बाद चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम में ही यह बताया गया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील अवस्था में है तो उस पर तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बल के अनुक्रमानुपाती होता है, या बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है? जल्दी आंसर करें इसका। ये न्यूटन के गति के नियम से ही संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको बताना है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है? जल्दी आंसर करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा भी होगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? आपने गति का दूसरा नियम पढ़ा है न्यूटन का, उसमें F = ma पढ़ा है ना? तो वही बताइए जरा क्या होगा इसका सही आंसर। आपके पास बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, जल्दी 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 बिल्कुल कमेंट करिए। आपका समय समाप्त होता है। चलिए, आपका समय अब समाप्त होता है। काफ़ी समय दे दिया आपको, आपने कोशिश अच्छी की है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होगा वह बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? बताइए। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। ऑप्शन बी, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हों। ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। या ऑप्शन डी, बल का परिमाण, यानी कि यहाँ पे दोस्तों इसको बल के आगे पढ़ना है तो बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी आंसर करें दोस्तों इसका, कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल से संबंध बल है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हों, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, या बल का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, जैसा कि आपका समय होता है समाप्त, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। या आप भी जानते हैं कि इन दो वस्तुओं पर ही क्रिया या प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे आप दीवार को धक्का देते हैं तो उसी बल की मात्रा से दीवार भी आपको धक्का देती है, लेकिन दीवार स्थिर है इसलिए आपको समझ में नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में ही एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? बताइए जल्दी। न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तृतीय नियम। जल्दी आंसर करें। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल बराबर होते हैं। तो जैसा कि आप सभी के आंसर में देख रहा हूँ, इसको सिंपल सा, इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बन गया है और आपने सभी ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फिर से सुन लीजिए कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी आंसर करें, इसका क्या आंसर हो सकता है? बताइए। यदि कोई व्यक्ति यदि आपसे तैरते बनता है तो निश्चित ही आप पानी में ज़रूर तैरिए और उसमें अंदाज़ा करिए, लेकिन यदि आपसे कभी तैरते नहीं बनता है तो भूल के भी कभी पानी के पास ना जाएं। इससे बहुत खतरनाक
नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, यदि आपसे तैरते नहीं बनता है तो कभी भी गहरे पानी में जाने की कोशिश न करें। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इन चारों में से इसका सही ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। जल में तैरना न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण संभव है, क्योंकि जिस बल से आप पानी को पीछे की ओर ढकेलते हो, उसी बल से पानी आपको आगे की ओर ढकेलता है, और यही कारण है कि आप जल में तैरते रहते हैं, आप डूबते नहीं हैं। यदि आपसे तैरते बनता है तब, हाँ, यदि आप उतने ही बल से ढकेले आपसे तैरते नहीं बनता है। यदि आप कोशिश करें, यानी कि आपका उस नदी में या तालाब में अगर आप तैरना चाहते हैं तो उसका पानी लगभग आपकी कमर तक हो, तो वहाँ पे आप तैराकी सीख सकते हैं, ठीक है ना। हल्का, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी गर्दन तक या सीने तक पानी हो, तो उसमें भी तैरने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला, ये आ चुका है, ये दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सुन लीजिए कि जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो ये किसका कथन है? न्यूटन का, आइंस्टाइन का, आर्किमिडीज का, गैलीलियो का। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बनता होगा और इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। अभी लाइव चैट में नहीं देना, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है ना। इसमें क्या कर देना कि इसमें क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे, लगभग 6वां 7वां क्वेश्चन जो भी है तो आप डाल देंगे, देख लीजिएगा, और इसका आंसर आप कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम में? गति के पहले नियम में, गति के दूसरे नियम में, गति के तीसरे नियम में, या गति के या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, यानी कि बल की परिभाषा किस में आती है? न्यूटन के कौन से गति के नियम में? गति के पहले नियम में, गति के दूसरे नियम में, गति के तीसरे नियम में, या गुरुत्वाकर्षण के नियम से? जल्दी बताइए। मैंने पहले ही आपको जो है इस पर बता दिया है, पहले ही इस पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें चर्चा की थी। जल्दी आंसर करें इसका। कई लोग कंफ्यूज होके ज़रूर कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। जल्दी बताइए, बल की परिभाषा किस में आएगी? न्यूटन के कौन से नियम में? जल्दी दोस्तों करिए, आपके पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दूं, आपका समय होता है समाप्त। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आती है। आपने पढ़ा होगा कि जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, विरामावस्था और जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, गैलीलियो ने इसे जड़त्व का नियम कहा था, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा ये बताना है कि बताइए पहले न्यूटन आए थे कि गैलीलियो आए थे? यानी कि बाद में न्यूटन गति के नियम को बाद में लाया गया, या गैलीलियो पहले आके जो है वो किए थे? तो ज़रा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है, लाइव चैट में नहीं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? फिर से सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी ही जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने चर्चा की इसकी, कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुल भार, या ऑप्शन डी अक्रियता। जल्दी आंसर करें। काफ़ी सारे लोग जो है बने रहते हैं, जैसे जो है अंजना हो गई, सिंजनी हो गई, और शिव तिवारी हो गए, और सलमान होंगे, और इसके अलावा रोशनी हो गई, रोशनी के अलावा बहुत सारे नाम हैं यहाँ पे, आकांक्षा हो गई, ठीक है, शिखा, सभी लोग, चौरसिया जी हमारे, आशु सर, प्रशांत सर, राजन सर, सभी लोग लगभग वीडियो में बने रहते हैं। और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बता दें। इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। आपको पता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को जड़त्व कहा जाता है कि जिससे वह अपनी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया, या फिर इंग्लिश में इनर्शिया या हिंदी में जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ये तो सिंपल सा, मैंने 3-4 बार चर्चा कर दी कि इसका सही आंसर क्या है। ये आपको कमेंट में बताना है, जाके 12वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, ये सब संवेग का नियम। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। 3-4 बार नहीं, 10 बार मैं अभी रिपीट कर चुका हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ठीक है, ये न्यूटन के गति के नियम से ही संबंधित है। बताइए, क्वेश्चन आ चुका है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, यानी जो घोड़ा है जब वो गाड़ी को खींचता है तो किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए कहता है कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन बी कहता है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। या ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। हल्का सा भी अगर आपको यहाँ पे डाउट हुआ तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन में फिर से पढ़ देता हूँ। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। ऑप्शन बी कहता है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? जल्दी आंसर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ आंसर दे दे, आपका समय होता है समाप्त। कई लोगों ने सी आंसर किया है, लेकिन इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि घोड़ा किस बल से आगे बढ़ता है। अगर आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। भाई, घोड़ा अगर पृथ्वी पर बल लगा रहा है तो इसमें पृथ्वी पीछे जा रही है ना, वो तो आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे समझिएगा, लॉजिक समझिए। ऐसे ही क्वेश्चन देता है और आप लगा देते हैं और अपनी जिद में अड़ जाते हैं, नहीं ये भी सही होगा, इसी वजह से आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। इसका सही आंसर है कि जब पृथ्वी को वो पीछे की ओर ढकेलता है तो पृथ्वी बदले में क्या करती है, उसको रिटर्न एक बल देती है। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से क्या है, घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चलती हुई, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? बताइए जरा। ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम। या ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। सिंपल सा। आप कभी कभी जाते हैं ना, बस में बैठे रहते हैं या ट्रेन में बैठे रहते हैं। ट्रेन में तो नहीं समझ में आता, लेकिन बस में या छोटी छोटी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कि अचानक से स्पीड है, ये स्पीड से अचानक से यदि आप ड्राइव भी करते तो कभी कभी अचानक ब्रेक लगा देते तो उसमें आप आगे की दिशा की ओर झुक जाते। तो इसी बात को आप किसके माध्यम से समझा सकते हैं? सापेक्षता के सिद्धांत से, कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, या न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, या न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। दोस्तों बहुत सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। जैसा कि आप लोग ने उत्तर दिया है, मैं भी उसका उत्तर दे देता हूं आपकी ही तरह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार आप इसे समझा सकते हैं, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, बस जो है चल रही। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, जड़त्व क्या कहलाता है, जिसमें स्थिर या फिर गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध। तो चूंकि बस चल रही है और बस में आप बैठे हैं, तो बस के साथ आप भी क्या है कि गतिशील अवस्था में।
बस तो अचानक से क्या है कि ब्रेक लगी तो बस जो है स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन अब आप जो है बस की गति के अनुसार अभी भी गति अवस्था में, इसी वजह से ब्रेक लगाते ही आप आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा ही हिट क्वेश्चन है आरआरबी का और व्यापम का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम पर, ऑप्शन सी न्यूटन के द्वितीय नियम पर, या ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर, न्यूटन के गति के प्रथम नियम पर, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर, या ऑप्शन डी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। आपने कई बार पढ़ा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उदाहरण के माध्यम से आपने न्यूटन के गति का तृतीय नियम पढ़ा होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि एक बल के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन कहता है अश्व। अश्व का अर्थ है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। फिर से सुन लीजिए कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण होता है। अभी ही इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पहले आपने आंसर किया था। बताइए, ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। अभी ही बस वाला जो आंसर दिया है आपने, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है। अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो घोड़े पर बैठा व्यक्ति जो घोड़ा चला रहा है तो उसके गिरने की आशंका का कारण हो सकता है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। देखिए लाइव चैट पे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जो है बहुत आप लोग करते हैं, बहुत राम राम करते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा तो डायरेक्टर साहब करते हैं। डायरेक्टर साहब से हम जो है परेशान हैं। कहीं किसी को मरगुल्ली बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, उटपटांग नाम भी लेते रहते हैं। तो निवेदन है डायरेक्टर साहब से कि भाई ऐसा ना करें और शांति भंग ना करें। यहाँ पे डायरेक्टर साहब हमारे विभिन्न विशेष प्रकार से जो है शांति सुरक्षा बनाए रखें। यदि इस बात का बुरा लगता है डायरेक्टर साहब को तो बुरा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का विश्राम जड़त्व। ठीक है ना, जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा विश्राम अवस्था में था, अचानक से चलना प्रारंभ कर दिया। अश्वारोही उस पर बैठा था जो घोड़े को चला रहा था, वो भी अचानक से जो है अभी विश्राम में था और अचानक से गतिशील अवस्था में आ गया। तो भाई विश्राम का जड़त्व उसको गतिशील अवस्था का विरोध करेगा, तो वो पीछे की ओर गिरने की उसके आशंका हो सकती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी, ये तो बहुत हिट क्वेश्चन है और बहुत बार आपने उदाहरण में पढ़ा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच करके पकड़ता है। आप भी दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में जब ऊपर से गेंद आ रही होती कैच करने के लिए, आप जैसे ही कैच करते हैं तो हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसमें ऑप्शन ए कहता है कि बॉल यानी जो बॉल है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी कहता है कि बॉल त्वरित स्थिति में आ सकती है या रह सकती है। ऑप्शन सी कहता है कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी कहता है कि हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। बताइए कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को कैच करता है तो उसको पीछे की ओर हाथ ले जाता है, फिर पकड़ता है।
बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है या त्वरित स्थिति में आ सकती है, या हो सकता है उस पर कम बल लगाने की आवश्यकता, या हो सकता है उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। जल्दी आंसर करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। आपकी तरह मैं भी आंसर कर देता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। जब तेजी से बॉल आती है तो एक तो उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण कम करने हेतु आप पीछे की ओर जाते हैं तो समय अधिक हो जाता है, समय अधिक होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, विश्राम की अवस्था में आ जाती है। इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बल का गुणनफल क्या कहलाता है? बताइए। द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बताइए, बल गुणनफल बराबर क्या? द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। बल की परिभाषा तो पता है ना आपको? अरे भैया, अभी मैंने सूत्र भी बोला है, F = ma, है ना। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो गया? अब F = क्या होता है आपको पता है? ma, यहाँ पे स्मॉल a होगा, सॉरी, ma, जहाँ पे m क्या हो गया आपका? द्रव्यमान हो गया, a क्या हो गया आपका? त्वरण हो गया। तो बल = द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, ठीक है, अभी आज तक आप लोग में से कोई गया है क्या चंद्रमा में? कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया हूँ, सॉरी। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। जल्दी आंसर करें कि यदि आप चंद्रमा में गए होते तो सीधी सी बात है आपको पता होता, जब गए ही नहीं है तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए अगर पढ़ा है तो, कि अगर कोई व्यक्ति यानी आप चंद्रमा पर उतरते हैं तो आपके शरीर में उपस्थित क्या होगा? पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा क्या? या ऑप्शन बी भार घट जाएगा तथा मात्रा परिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी भार में परिवर्तन होता है, या ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? बिल्कुल सड़ा सा क्वेश्चन बताओ पूछा है। अब ये ना बना तो भैया नाक कटवा लेना, अपनी नाक हमारी ना कटवाना, या फिजिक्स वाले अपने सर की ना कटवाना, सिंपल सा। चौरसिया जी आप आंसर करें जरा, इसका क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौरसिया जी जल्दी बताएं, चौरसिया जी बिल्कुल फास्ट, चौरसिया जी का हम वेट कर रहे हैं। चौरसिया जी कितनी टाइम आंसर करेंगे? क्या होगा चौरसिया जी? सभी स्टूडेंट चौरसिया जी के साथ में आंसर करें, उनका अनुसरण करें। चलिए दोस्तों, अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। देखिए, यदि चंद्रमा पर आप जाएंगे तो आपको पता है कि आपका भार जो है कम प्रतीत होगा आपको, ठीक है ना। भार घट जाता है, हमको ऐसा प्रतीत होता क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं। अब बोला है कि पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो भाई पदार्थ कैसे घट जाएंगे? सीधी सी बात है कि हम जाएंगे केवल भार घटा हुआ प्रतीत होगा, उसमें मात्रा जो हमारे शरीर में वो थोड़ा ना परिवर्तित होगी। तो अब सीधी सी बात है, भार में परिवर्तन होता है, कम हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है तो इसका ये सही आंसर नहीं हो सकता। भार में परिवर्तन मतलब परिवर्तन का अर्थ घटना और बढ़ना दोनों हो सकता है ना। तो इसमें ऑप्शन बी अगर आप देखें तो बिल्कुल सही इसका आंसर है कि भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए, मात्रा तो घटेगी नहीं। अब ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मात्रा भी घट जाए, भार दोनों में कमी हो जाए तो ऐसा संभव नहीं, मात्रा तो घटेगी नहीं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब थोड़ा सा ग्रेविटी का आता है, गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें हम इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन ये जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी से जुड़े हुए 2-4 क्वेश्चन हैं इसमें, तो आपको जवाब देना है कि जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, समझिएगा, भूमध्य यानी विषुवत रेखा से हम जब पोल्स की ओर बढ़ेंगे यानी कि उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए घटता है,
सॉरी ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही बना रहता है, या ऑप्शन डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी फास्ट बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होता है, जी का मान हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। और ध्रुवों पर क्या हो जाता है दोस्तों, अधिकतम हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर, देखिए फिर से देख लीजिए, शरीर का वजन क्या होता है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान होता है। ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लो, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यहीं दे दिया था आपको। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैंने अभी जस्ट बोला है कि ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान अधिकतम होता है, तो निश्चित रूप से शरीर का वजन भी क्या होगा, वहाँ पर अधिकतम होगा। ध्यान रखिएगा, शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, क्योंकि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा वहीं पे हमको फील होती, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह में की सतह की तुलना में, यानी कि पृथ्वी, हम जो जहाँ रहते हैं, पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। अरे भैया, इसका तो सीधा सीधा आंसर है। ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदुरी होती है, ऑप्शन बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, ऑप्शन सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। भैया ए और डी तो नहीं हो सकता, सीधी सी बात। चंद्रमा की सतह खुरदुरी है तो पृथ्वी की भी खुरदुरी है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है तो ठंडे का कूदने से कोई लेना देना नहीं। अब बी और सी में आपको आंसर करना है कि दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो सकता है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाओगे तभी, गड़बड़ न कर देना। चलिए, लगभग सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग। बताइए दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, आपका समय समाप्त होता है अब, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की कारण जो त्वरण होता है पृथ्वी की तुलना में वहाँ पे त्वरण कम होता है, तभी तो आप ऊंचा उछल सकते हैं। अब चूंकि आप तो गए नहीं हैं, मैं भी नहीं गया हूँ चंद्रमा में, तो हम कैसे मान ले। तो देखिए, ये दावा किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए हों, शायद बताए हों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। बताइए, 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल, या ऑप्शन डी 0 जूल। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। 20 किलो के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। मार्कर कहाँ चला गया। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, 0 जूल। आपको पता है ना, एक कॉस थीटा वाला होता है, एफ कॉस थीटा, है ना, एफ कॉस थीटा, जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है वो कॉस, क्योंकि देखिए 20 किलो के वजन को जमीन के 1 मीटर ऊंचाई, एकदम सीधा, और आपको देखा एक ही दिशा पे कार्य किया गया है। मतलब ये जो एंगल बनेगा, अगर आप इस एंगल को चाहे ऐसा कर दें चाहे ऐसा कर दें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 180, और 180 कॉस 180 का मान कितना हो जाता है, 0। तो F इक्वल टू एम ए, है ना, वो जो एक होता है ना F कॉस थीटा, M कॉस थीटा, ऐसे करके जो वैल्यू होती है, अगर आपने पढ़ा हो
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि टोटली जब जीरो से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे उसका बल कितना हो जाएगा, जूल हो जाए, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, तो किया गया जो कार्य है वो शून्य माना जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, या तो चौरसिया जी फिजिक्स का जब वीडियो लेंगे या राजन सर लेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरा समझाएंगे कि किस तरीके से। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है जो कुली वाला है कि कुली से एक व्यक्ति ने सामान ढुवाया बिल्कुल स्टेशन पर, जो समानांतर चला उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या कार्य करता है बताइए। ऑप्शन ए कोई भी कार्य नहीं करता, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य करता है, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। जल्दी बताइए। एक व्यक्ति, यदि आप ही हैं, दीवार को धक्का दे रहे हैं पर उसे विस्थापित करने में असफल रहे, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सके, दीवार वही की वही है, तो आप क्या करते हैं, कोई भी कार्य नहीं करते। ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य करते हैं, ऑप्शन सी धनात्मक करते हैं परंतु अधिकतम कार्य नहीं करते, ऑप्शन डी अधिकतम कार्य करते हैं। इसका सही आंसर बताइए जरा दोस्तों, क्या होना चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए दोस्तों बता दें, आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन दिया है आपने बिल्कुल वही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो आप दीवार को धक्का देते हैं और दीवार एक जगह से हिलती तक नहीं है, तो इसका मतलब मान लो कि आपने कोई कार्य नहीं किया, आप आलसी हो, कामचोर, ठीक है। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों बताओ भैया, काहे झुक जाता है जब पहाड़ पे चढ़ता है, तो तेज चल सके। भाई पहाड़ में सीधी सी बात, कोई तेज तो नहीं चल सकता इतना जल्दी, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब 3 ऑप्शन में बताना है आपको, एक तो मैंने पहले बता दिया। ऑप्शन बी कहता है फिसलने की संभावना कम हो जाए, भैया खुरदुरी रहती है, तो खुरदुरी सतह में कैसे लोग फिसलेंगे, तो ये भी ना होगा। ऑप्शन सी और डी में बताइए कि शक्ति संरक्षण हेतु या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। जल्दी बताइए। पहाड़ी पर एक चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी शक्ति संचरण हेतु, या ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ने के लिए। जल्दी बताएं, आपको केवल सी और डी में बताना है, ए और बी तो नहीं हो सकते भैया, आपको थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, जल्दी बताइए। चलिए बता दूं दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए, मतलब स्थायी रह सके, वो गिरे नहीं, इसी वजह से फिसलना तो उसका दूर की बात। शक्ति संरक्षण क्या, चढ़ेगा तो थक ही जाएगा, शक्ति कैसे एनर्जी बचा लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि। अब ये एक बड़ा ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है कि पीसा की मीनार, ऐतिहासिक मीनार जो है, तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन बी कहता है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन, अब देखिए ऑप्शन सी और डी तो भैया नहीं हो सकते हैं, सीधे इस बात। ईश्वरीय प्रभाव बहुत कम होता है, ईश्वरीय प्रभाव कुछ नहीं होता है, और यह एक आश्चर्य है, ये तो बात सही है कि हाँ आश्चर्य है, लेकिन उसका लॉजिकल रीजन इन दोनों में से है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए और बी में से आपको बताना है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, या ऑप्शन बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। भाई नहीं जाएगी तो गिर जाएगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों काहे को रुकना, आपको बता दें, अगर आधार से होकर नहीं जाएगी तो गिर ही जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के जाती, इसीलिए वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ये कई बार दोस्तों पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों।
ये एप्लीकेशन बेस का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जाड़ों की रात में यानी ठंडी की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन दिया है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी कठोर हो जाता था, उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, या ऑप्शन डी जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। बताइए भैया काहे ऐसा होता है? भाई जल्दी बताओ, धातु तो गल जाएगा नहीं इतना जल्दी, लेकिन फिर भी पाइप फट जाती है। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से, इन चारों ऑप्शन में से जल्दी आंसर करें। ए बी सी डी जल्दी आंसर करें दोस्तों। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी कारण से जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? बताइए। ऑप्शन ए जमने पर बोतल सिकुड़ती है, ऑप्शन बी जमने पर जल का आयतन घट जाता है, ऑप्शन सी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कांच ऊष्मा का सुचालक है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से, तो इसका आंसर आपको देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बस दोस्तों ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन है आपका जल वाला, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसके बाद शायद नहीं है। हाँ चलिए, इसका क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल्दी बताएं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? ऑप्शन ए कहता है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन बी कहता है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, ऑप्शन सी कहता है पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन डी कहता है पानी जम जाएगा। जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या है? चलिए दोस्तों, तो आज के लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बता दूं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने आज फिजिक्स के लगभग 30 क्वेश्चन देखे। हर एक स्लाइड में एक एक क्वेश्चन को लगाया ताकि आप जो है क्या है कि एक एक करके आंसर दे। कई लोग पहले आंसर दे देते थे और दूसरा देख लिया क्वेश्चन, दूसरे का भी दे दे, तीसरे का भी दे दे, इस तरह में समझ में नहीं आता था कि कौन सा पर्टिकुलर आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में आज हमने 30 क्वेश्चन देखे। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे कल पुनः 30 क्वेश्चन के साथ, फिजिक्स के ही इसी के आगे के क्वेश्चन। और तब तक के लिए आप बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों में शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो में आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, तो उस ज्वाइन के बटन में आप 59 रुपये, 129 रुपये और लगभग 2100 रुपये ऐसे करके है। 59 रुपये में भी आप जुड़ सकते, 59 रुपीज़ में भी, 129 रुपये में भी महीने में जुड़ सकते। उसमें आपको कुछ नए बेनिफिट मिलेंगे यूट्यूब से संबंधित, हम आपको देंगे, और साथ में आपको भी मौका देंगे इसी तरह के वीडियो में सामने आने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।